अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सब कॉन्टिनेंट को, और सब कॉन्टिनेंट में हम स्टार्ट करेंगे उमैया डायनेस्टी से। ठीक है, तो उमैया डायनेस्टी में मैं आपको बता दूं कि इसके जो खलीफा वक्त थे वो थे वलीद बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, जिन्होंने 711 में स्पेन को फ़तह किया था। और उस टाइम जो है हजाज बिन यूसुफ जो थे वो वहाँ की गवर्नमेंट को चला रहे थे। हजाज बिन यूसुफ के 8 जहाज़ जो थे, बहरी जहाज़ जो थे, वो श्रीलंका से शाम की तरफ जा रहे थे, जिन पर राजा दायर ने जो है हमला किया, यानी कि उसके बंदों ने हमला किया और उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जब हजाज बिन यूसुफ को इस बात का पता चलता है तो वो राजा दायर की तरफ ख़त लिखता है कि आप हमारे जो जहाज़ हैं वो वापस कर दें। तो उसने देने से इनकार कर दिया। तो हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया कि उसने अपने भतीजे, यानी कि उसका भतीजा भी था और उसका सन इन लॉ भी था, यानी कि दामाद भी था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो ओरिजिनल नाम है वो है मोहम्मद बिन कासिम का ओरिजिनल नाम जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम स्काफ़ी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को सारी सूरत हाल बताई और उसको राजा दायर पर अटैक करने के लिए भेजा। तो राजा दायर जो था ये बेसिकली एक ब्राह्मण था, यानी कि ये ब्राह्मण डेंसिटी से बिलोंग करता था। और उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम की जो उम्र थी वो थी 17 ईयर्स। ठीक है, तो वो 6,000 आर्मी के साथ, यानी कि 6,000 की आर्मी लेकर राजा दायर से जंग के लिए सिंध की तरफ रवाना हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि सिंध को उमैया का हिस्सा बनाया, यानी कि उमैया डायनेस्टी का हिस्सा बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि फिर वो जो थे मोहम्मद बिन कासिम वो 12,000 की आर्मी लेकर मुल्तान के उच्च शरीफ ठट्टा के इलाके को फतह करता है और फिर 3 साल तक वहाँ रहता है। ठीक है, तो 714 में क्या होता है कि 714 AD में वलीद बिन मालिक वलीद बिन अब्दुल मालिक और हजाज बिन यूसुफ दोनों की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है वहाँ का खलीफा बन जाता है सलमान बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, तो सलमान बिन अब्दुल मलिक ने जब देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है काफ़ी ज़्यादा फतवात कर रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें अपनी सल्तनत खोने का डर हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धोखे से फ़ारस के करीब आकर उन्होंने जो थे मोहम्मद बिन कासिम उनको कैद कर लिया। और फिर 715 में कैद के दौरान ही मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेन जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि हजाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम का क्या रिलेशनशिप था। एक तो वो उसका भतीजा था और दूसरा वो उसका सन इन लॉ भी था। ठीक है, तीसरी बात कि जब बरसग़ीर फ़तह हुआ तो उस टाइम मोहम्मद बिन कासिम की उम्र कितनी थी, 17 ईयर्स। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम का ओरिजिनल नेम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम स्काफ़ी। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं फॉर MCQs। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है गज़नवी सल्तनत, यानी कि गज़नवी डायनेस्टी। तो इसके बारे से अगर मैं बताऊँ तो ये 962 से 1186 AD तक ये जो है दौरानिया इसका चलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो रूलर थे वो थे अलबतगीन, और वो 963 से 977 तक जो है रूलर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्रासान में सल्तनत रखी थी अपनी, जो 962 में उन्होंने अपनी सल्तनत रख ली थी। इसके अलावा उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फतवात वगैरह शुरू कर दी थी, और ख़ुद जो है अलबतगीन जो था वो ख़ुद एक तुर्क गुलाम था। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे उसने फतवात की और वो आगे बढ़ता गया, तो उसके बाद उसने अपने साथ अपना दामाद, जो कि सबकतगीन के नाम से मशहूर है, सबकतगीन को आप लोग जानते भी हैं, और उसका सबकतगीन का असल नाम जो था वो था अबू मंसूर, तो उसको शामिल किया। और इसी सबकतगीन के बेटे ने जो है आगे फिर गज़नवी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ठीक है, तो इसमें देखें ये तमाम चीज़ें गज़नवी सल्तनत में ही आ जाती हैं। तो इसमें जो है इन्होंने गज़ना को अपना कैपिटल बनाया था, और वहीं पर जो है इन्होंने अपनी गज़नी सल्तनत को भी कायम किया था। तो सबसे पहले जो है इन्होंने अटक पर हमला किया था। वहाँ पर जयपाल जो था वो एक हिंदू राजा था,
जयपाल जो है वो एक हिंदू राजा था। इन्होंने उस पर हमला किया और फिर क्या हुआ कि जयपाल ने जब इन पे हमला किया तो उन्होंने जयपाल को इसमें जैसे होता है ना कि उन्हें देना पड़ता है, हमला करने के एवज़ जो है कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो जयपाल ने क्या किया कि उसको फिर गजनी पर हमला करने के लिए अ, 1 से 1.5 लाख सोने के सिक्के थे और साथ कोई 50 एक हाथी थे, वो उसे देने पड़ गए। जब उसने ये चीज़ दे दी तो उसके बाद फिर से उसने बगावत करने का सोचा, यानी कि फिर से उसने जो है ना अटैक करने का जब सोचा और सबुक्तगीन को पता चला तो सबुक्तगीन ने जो है दोबारा उन पर हमला कर दिया। इसके बाद 997 में जो है सबुक्तगीन की डेथ हो जाती है, यानी कि अगर हम सबुक्तगीन का रूलिंग एरिया या रूलिंग पीरियड निकालें तो वो 977 से लेकर 997 तक इसका रूलिंग पीरियड था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है उसका बेटा महमूद गजनवी जो है वो बादशाह बनता है। ये सबुक्तगीन का बेटा था और इसका ओरिजिनल नाम जो था वो था यमनुद्दौला अबुल कासिम मोहम्मद बिन सबुक्तगीन। तो ज़्यादातर जो है इसको मोहम्मद सॉरी महमूद गजनवी या फिर यमनुद्दौला के नाम से जाना जाता है, बट इसका फुल नेम जो है वो है यमनुद्दौला अबुल कासिम मोहम्मद बिन सबुक्तगीन। ठीक है। तो ये जो है 1008 में मुल्तान की तरफ रवाना होता है और वहाँ पर जयपाल के बेटे को शिकस्त देकर वो एरिया जो है अपने नाम कर लेता है। तो उसके बाद जो है जयपाल का पोता बहम जो है उसके पास जो है कश्मीर और जेलम का हिस्सा आ जाता है, यानी कि वो बहम को कश्मीर और जेलम का हिस्सा देकर बाकी सारा जो है वो अपने पास रख लेता है। और ये तकरीबन 1014 में ये वाक़या पेश आता है। फिर 1021 में जो है वो फिर से अपनी फ़ौज लेके आगे हमला करता है और 1024 में, यानी कि ये इनके होते कि ये फतवात करते रहते हैं, ये कभी बैठते नहीं हैं जो पहले के राजा थे। उनकी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो कनकर कर लें। तो 1024 में क्या होता है कि ये सोमनाथ गुजरात में जाते हैं, वहाँ पर जब हमला करते हैं तो वहाँ के जितने भी राजा थे वो सारे मिलकर इसके साथ महमूद गजनवी के साथ जो है जंग करते हैं। और क्या होता है कि ज़ाहिर महमूद गजनवी जो है वो जीत जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जितने भी बुत होते हैं उस मंदिर के अंदर, ये जितने भी मंदिर होते हैं उनके अंदर जितने भी बुत होते हैं उन सबको वो तोड़ देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि महमूद गजनवी को बुत शिकन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बुत वगैरह तोड़े थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जब वो वापस आ रहे होते लूट पाट करके, ज़ाहिर मंदिरों में सोना वगैरह जितने भी हीरे जवाहरात थे वो सारी चीज़ें वापस लेकर आ रहे थे, तो उनके ऊपर एक अटैक हुआ। यानी कि जो होता है ना चोर वगैरह होते इस तरह के थे, वो जट्स के नाम से जाने जाते थे। तो जट्स ने क्या किया कि उनके ऊपर सोने और हीरे जवाहरात की वजह से और जितने भी कीमती चीज़ें थी उनकी वजह से उन पर अटैक किया। ठीक है। फिर गजनी ने भी उन पर अटैक किया और इस तरह से अगर हम इसकी डेथ की बात करें तो 30 अप्रैल 1030 में जो है इसकी डेथ हो जाती है महमूद गजनवी की। उसके बाद इसका बेटा जो है मसूद बिन गजनी वो राजा बन जाता है। और इस अगर हम गजनवी सल्तनत की रूलर्स में लास्ट रूलर की बात करें जो कि 18th रूलर बनता है वो थे खुसरो मलिक, और वो 1160 से 1187 तक जो है उन्होंने सल्तनत की थी। इसके दरमियान में जितने भी आते हैं वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, इसलिए मैं उनकी डिटेल आपको सेंड कर दूंगी। बट जो है इम्पॉर्टेंट जस्ट यही 4 to 5 है जो आप लोगों ने याद। इसके बाद स्टार्ट होती है गौरी सल्तनत। तो गौरी सल्तनत जो है वो स्टार्ट होती है 1149 से 1206 तक। ठीक है। तो जब महमूद गजनी ने बहादुद्दीन शाम को कत्ल कर दिया था, ठीक है, तो उसके बाद 1163 में गियासुद्दीन बादशाह बन गया था और ये मोइज़ुद्दीन का भाई था, यानी कि मोइज़ुद्दीन जो था वो वॉरियर था, जंगजू था, और उसने क्या किया कि उसने अपने भाई को बादशाह बना दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि उसने बहादुद्दीन जो का उनका वालिद था उसका बदला ले लिया था, और वो भी तकरीबन 10 साल बाद। ठीक है। यानी कि उसकी डेथ के 10 साल बाद जो उसने अपने भाई को बादशाह बना के खुद एज अ वॉरियर काम करना शुरू कर दिया था।
इसके बाद क्या होता है कि 1173 में मुइज़ुद्दीन जो है वो गज़नी पर हमला करता है और गज़नी को फ़तह कर लेता है। 1175 में ये ख़ुरासान पर हमला करता है और फिर 1175 में ही ये मुल्तान और उज शरीफ पर भी हमला करके इनको भी फ़तह कर लेता है। इसके बाद 1182 में जो है ये सिंध पर हमला करता है और 1186 में जाकर ये लाहौर पर हमला करता है और वहाँ पर जो थे वो गज़नवी सल्तनत के आखिरी जो किंग थे खुसरो मलिक, वो वहाँ पर रूल कर रहे थे लाहौर में। और लाहौर का पुराना नाम जो है वो महमूदाबाद भी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ पर खुसरो मलिक जो है रूल कर रहे थे, तो उसने क्या किया कि लाहौर को फ़तह कर लिया मुइज़ुद्दीन ने। लाहौर को फ़तह करने के बाद उसने खुसरो मलिक को ही वहीं रहने दिया, यानी कि उसको ही कहा कि तुम ही यहाँ पर सल्तनत करो, बट ये जो है अब मेरी सल्तनत के नीचे आएगा। लेकिन जब कुछ अरसा गुजरा तो उसके बाद खुसरो मलिक ने जो है बगावत शुरू कर दी, तो इस वजह से जो है खुसरो मलिक को वहाँ से हटा दिया गया और उसको बिल्कुल सल्तनत से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आप लोग ने याद रखनी है कि मुइज़ुद्दीन जो है, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका लक़ब आप लोगों ने याद रखना है। शहाबुद्दीन गौरी भी इन्हें कहते थे और मोहम्मद गौरी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद जो है अजमेर और दिल्ली में जो राजा थे वो उस टाइम के वो थे पृथ्वीराज चौहान थ्री, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान थ्री जो है अजमेर शरीफ और दिल्ली के राजा थे। तो यहाँ पर जो पहली फर्स्ट बैटल ऑफ तारियान जो थी वो लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मुइज़ुद्दीन के दरमियान में, और ये थी 1191 में, ठीक है। तो 1191 में जब ये जंग लड़ी गई थी तो उस टाइम गौरी सल्तनत जो थी उसको शिकस्त हुई, यानी कि जो मुइज़ुद्दीन गौरी थे उनको शिकस्त हुई और वो वहाँ से चले गए, कहाँ वहाँ से चले गए थे। और फिर वो 1192 में दोबारा से वापस आता है, 1192 में वो दोबारा वापस आता है और पूरी तैयारी के साथ वो आकर दोबारा से पृथ्वीराज के साथ जंग करता है और इसको कहते हैं सेकंड बैटल ऑफ तारियान, जो कि 1192 में लड़ी गई थी। यानी कि 1191 में फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तारियान, और सेकंड बैटल ऑफ तारियान जो थी वो 1192 में लड़ी गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर जो थे मुइज़ुद्दीन वो जीत गए थे, उन्होंने जंग जीत ली थी और उन्होंने क्या किया कि दिल्ली खुद रख लिया, ठीक है, गौरी ने। और उसके बाद जो अजमेर शरीफ थी वो पृथ्वीराज के बेटे को दे दिया। और इसके अलावा जो है वहाँ से वो आगे चले गए। और इसके अलावा ये भी आप लोग ने याद रखना है कि जो जयचंद पृथ्वी थे, ठीक है, जयचंद पृथ्वी जो जयचंद जो था वो पृथ्वी का कज़न भी था और ससुर भी था, और वो कहता था कि मुझे दिल्ली चाहिए, यानी कि उसको दिल्ली पर राज करना था, बट उसने अजमेर शरीफ से रद्द दिया था, दिल्ली उसने नहीं दिया था। तो इस वजह से जो है 1196 में फिर से इनके दरमियान जंग होती है और उसमें जयचंद जो कि उसका ससुर था पृथ्वीराज का, उसे कत्ल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर 12वीं आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि 12वीं सदी की सबसे बड़ी सल्तनत कौन सी थी, गौरी सल्तनत, और इसके रूलर कौन से थे, वो थे मुइज़ुद्दीन गौरी, ठीक है। तो जब मुइज़ुद्दीन गौरी के भाई की डेथ हो जाती है गयासुद्दीन की, तो उसके बाद ज़ाहिर है एक भाई की डेथ हो जाए तो दूसरे भाई को बादशाह बनना पड़ता है, तो उसने क्या किया, उसकी डेथ होगी तो उसके बाद 1203 में मुइज़ुद्दीन को बादशाह बनाया गया, ठीक है। तो ये 1206 तक ज़िंदा रहा था मुइज़ुद्दीन, और उसके बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर जो इसको कत्ल किया गया था, इसको इसके खेमे के अंदर ही कत्ल किया गया था। खोखर जो उस टाइम के थे, ठीक है, उन्होंने मुखालफत की थी इसके ख़िलाफ़ और उसको उसके कैंप के अंदर, जो खेमे बनाते हैं जंग पे जाने के लिए, तो उसके कैंप के अंदर ही उसे मरवा दिया था। तो एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि इसके 5 गवर्नर थे, जो मुइज़ुद्दीन गौरी था इसके 5 मशहूर गवर्नर थे, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखने हैं। फर्स्ट जो था वो था ताजुद्दीन हिल्दस, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान का था गवर्नर। नसीरुद्दीन कबूचा ये मुल्तान का गवर्नर था।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली और लाहौर का था। शमसुद्दीन अल्तमश जो था ये इंडिया का गवर्नर था। और बख्तियार खिलजी जो थे वो थे बंगाल के गवर्नर। ठीक है, तो चूँकि 1206 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जितने भी गवर्नर थे उन्होंने 1210 तक तो सल्तनत चलाई, लेकिन 1210 में जो है गौरी सल्तनत का नामो निशान तक ख़त्म हो गया। और जितने भी गवर्नर थे उन सब ने क्या किया कि उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग हुकूमत बनाना शुरू कर दी थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने जैसे ही 1206 में डेथ हुई मुइज़ुद्दीन की, तो उसने दिल्ली पर सल्तनत करना शुरू कर दी थी। ठीक है, और वहाँ से उसने स्लेव डायनेस्टी की जो एक बुनियाद थी वो रखी थी। इसको दिल्ली डायनेस्टी भी कहते हैं और स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। सॉरी, ये दिल्ली सल्तनत में आता है। और इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी 1206 में। और जो ममलूक सल्तनत थी शमसुद्दीन की, उसने भी इसके साथ ही मिल के काम किया था। ठीक है, जो कि इंडिया का गवर्नर था, तो ये दोनों आपस में मिल गए थे और इन्होंने एक अलग से ही अपनी सल्तनत बना ली थी। और इसी तरह से बाकी जितने भी गवर्नर थे उन सब ने अपनी अपनी सल्तनत यहाँ से कायम कर ली।